चलो हो गया। हाँ प्यारे छात्रों, आज आपका दूसरा क्लास है लेसन वर्ड का पार्ट सेकंड। जैसा कि ये नोट्स जो हमारे द्वारा लिखित है, इसमें यदि कहीं समस्या आती है आपको तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स बनाने का मुख्य उद्देश्य रहा कि हाँ, बाद में बात करा हो, बाद में बात करा। मुख्य उद्देश्य है कि कम समय अर्थात कम जीबी का ही वीडियो आपके पास जा रहा है, इसकी वजह से लिख कर कल समझाने में ब्लैक बोर्ड पे रहता तो और बेहतर होता। तो आइए हम लोग दूसरे टॉपिक के अंतर्गत सतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। सतत का मतलब लगातार, आवेश अब जान रहे हैं, और वितरण मतलब उसको वितरित करना, एक समान रूप से किसी भी वस्तु पे फैलाना, सरफेस पे फैलाना, वही आपका कहलाएगा सतत आवेश वितरण। इस प्रकार के वितरण की मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला आपका है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस और तीसरा वॉल्यूम, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। अगर कोई भी लंबाई वाली वस्तु ले लें, लंबाई वाला कोई चालक ले लिया जाए, उस पर समान रूप से कोई आवेश फैलाया जाए, समान रूप से होना चाहिए, तो ऐसे वितरण को हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। अगर इसी में इसके एकांक लंबाई में जो आवेश को फैलाया जाए समान रूप से, तो उसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात लैम्डा q by l कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। दूसरा आपका है क्षेत्रीय आवेश वितरण, कोई वर्गाकार, आयताकार, जहां पे सरफेस हो, क्षेत्रफल आए, उस पर समान रूप से आवेश को वितरित कर दें, तो उसे हम लोग कहेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण में यदि उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर जो समान रूप से आवेश का वितरण किया जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, अर्थात क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका भी मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या वर्गमीटर। थर्ड आपका है आयतन आवेश वितरण। आयतन का अर्थ होता है जिनमें तीनों डायमेंशन हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, घन हो, घनाभ हो, इस तरह का कोई वस्तु ले लें और उसके सरफेस पे कोई आवेश समान रूप से वितरित करें, तो उसे हम लोग कहेंगे आयतन आवेश वितरण करते हैं। और उसके एकांक आयतन में समान रूप से आवेश को फैलाया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, रो इक्वल टू q by v, कूलाम प्रति घन मीटर। आयतन का मात्रा आप जानते हैं, प्रति घन मीटर होता है। जब आप आवेश का वितरण की बात करेंगे तब एक इंटेंसिटी आप ड्यू टू एनी पॉइंट ऑफ चार्ज की बात कर लें, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, जब किसी भी बिंदु पर ले, जैसे कोई भी हम आवेश रखेंगे तो निश्चित है उसके द्वारा इसके राउंडेड सराउंडेड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी लिया जाए, जहां पे एक परीक्षण आवेश की जो विधि आप रखते हैं, तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, जो कूलाम के नियम के अनुसार हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4 के Q1 या Q0 by r स्क्वायर। r क्या है, वो डिस्टेंस है, Q क्या है, जो जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q0 जो हम आवेश रखेंगे, और यहाँ 1/4 into k एक कांस्टेंट होगी, जहां k क्या है, बराबर k। यदि माध्यम लेंगे और निर्वात वायु लेते हैं तो k का मान 1 होता है। अन्य सभी माध्यमों ठोस चार्ज को k का मान 1 से अधिक होता है। इनका पूरा प्रैक्टिकली वैल्यू जो देखे होंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब उसी मान को किसी ड्यू टू एनी पॉइंट पे बात कर लें तो E इक्वल टू होता है F की वैल्यू ये कूलाम स्क्वायर रखेंगे, ये वैल्यू Q0 कैंसिल होगी, ये वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी आपकी 1/4 k Q/r स्क्वायर। ये रहा आपका किसी एक पॉइंट पर किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब आगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव, जब दो समान जिसका परिणाम इक्वल हो,
दो समान व विपरीत आवेशित कण को एक दूसरे के पास रखने से जो ये निकाय बनेगा उसी निकाय का ही नाम है वैद्युत द्विध्रुव। अगर वो निकाय प्लस माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें फोर्स लग गया बलू, जिसके कारण रोटेट करने लगा, घुमाव आया, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का बल आरोपी। इसका मान उसके एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर 2qL। Q आवेश कूलाम, L मीटर, कूलाम मीटर। यह भी एक सदिश राशि होती है, लेकिन इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ। उधर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा थी प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस आवेश की तरफ होती है। यह भी आप जानते रहेंगे, एक सदिश होती है, वेक्टर होता है। इसका जो मात्रा का देखें कूलाम मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव को देखें तो ये सब वैद्युत द्विध्रुव के साथ व्यवहार करते हैं। Cl हो गया, Br, S2, NS3, CH4 इत्यादि। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए मुख्यतः 3 स्थितियों में होता है। ये पहला है इनर पोजीशन, दूसरा बॉर्डर पोजीशन, तीसरा जनरल पोजीशन। अच्छी निरक्षी और व्यापक स्थितियों में होती है। अगर हम अच्छी स्थिति की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट स्थिति है अच्छी स्थिति। अच्छी का अर्थ हम आपको बता दें, यदि इसी के अक्ष पे चलेंगे कहीं पॉइंट ले लेंगे तो अच्छी होगी, यदि इसके लंबवत कहीं लेंगे पॉइंट तो अच्छी होगी, और किसी भी स्थिति में लिया जाए एंगल पे ले लें व्यापक हो जाए। जो सब तीनों स्थिति की बात कर लें तो अच्छी स्थिति अगर मैं देखें -q + q आवेश से वैद्युत द्विध्रुव बना, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य पॉइंट से r दूरी पर एक बिंदु अच्छी स्थिति में P है, जहां पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जिसमें यदि -q के कारण अगर देखें तो E1 है और +q का E मानक है, E2 है। तो इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू E होगी वह E1 + E2 हो जाएगा। अब E1 और E2 की बात कर लें तो E1 आपका -q से है या और E2 जो है आपका दिखाया जा रहा है प्लस से है। तो यहाँ पे वैल्यू रखी गई, पहले E1 का मान देखिए यहाँ है, E2 का मान यहाँ, E2 वाले में प्लस से है और E1 वाले माइनस से है। और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, L है, यहाँ से यहाँ तक R है, और यहाँ से जब लेंगे तो पूरे R में से L को घटा दीजिए तो ये वैल्यू R - L हो जाएगी। सिमिलरिटी ये हो जाएगी, इसमें L आपका ऐड होगा तो R + L हो जाएगा। तो प्लस वाले में आपका ये जो वैल्यू होगी R - L का होल स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस वाले में हो जाएगी R + L का होल स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, Q/4πε0K, ये कॉमन हो जाएगा, ये आपका वैल्यू बचेगा 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस 1/R + L का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 से, इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। या अगले स्टेप में यहाँ एक फॉर्मूला लगाइए, A² - B²। एक क्वेश्चन में A + B, दूसरे में A - B, लेकिन माइनस के कारण जो अंदर की चिन्ह है माइनस प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। सेम वैल्यूज प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो रहा है, इसमें R कैंसिल हो गई तो R और R में 2R हो जाएगा, यहाँ आपका 2L हो जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर है दोनों पे तो ये होल स्क्वायर होगा, नीचे अंदर फॉर्मूला बनेगा A - B A + A² - B²। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। और इधर हम एक जानते हैं वैल्यू P बराबर 2QL, P बराबर होता है 2QL। इसकी जगह हम Q का यूज कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा R² - L² का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए P के 2QL की जगह हमने P वैद्युत द्विध्रुव का होल इंक्लूड कर दिया। ये रखने के बाद ये कंडीशन यहाँ यदि ऐसा हो तब ये कंडीशन लागू आप कर सकते हो, R is greater than L, अर्थात L बहुत छोटा अतः 0 के बराबर होगा कि वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी 1/4πε0K into P into 2R/R⁴, एक R कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू लास्ट में मिलेगी जो आएगी 1/4πε0K into 2P/R³, 2P/R³। जैसे देखिए बोर्ड पे ऊपर आपको दिखाया जा रहा है 2P/R³, ये अच्छी स्थिति है। अब दूसरी कंडीशन में अगर हम निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, निरक्षीय स्थिति का अर्थ है यदि कोई लाइन है आपकी, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो निरक्षीय स्थिति के नाम से जानी जाएगी। तो
मान लीजिए इसके मध्य पॉइंट O से एक वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q आवेश से, इसके मध्य पॉइंट O से r दूरी पे एक बिंदु P लिया गया, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए सपोज कर लीजिए E है, जिसमें +q के द्वारा प्लस डायरेक्शन में E2 और -q के द्वारा माइनस डायरेक्शन में E1। जैसे आप सिस्टम पढ़ते हैं क्लियर सिस्टम, एक सिस्टम में होगा तभी आप उसका लेते हैं, तो इसलिए इसके हम लोग घटक निकाल लेंगे। E2 का यदि 36 घटक लेंगे तो E2 का अस्तित्व होगा, यहाँ से लंब गिरा लीजिएगा, कास लगा देंगे तो आधार का डिकाट, तो आधार वैल्यू आ जाएगी E2 का अस्तित्व। सिमिलरली E1 का भी कंपोनेंट्स हो जाएगा उसी तरह से E1 का अस्तित्व। तो ये इनके रिजल्टेंट वैल्यू है वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा आपकी होगी माइनस से प्लस की तरफ, जो रिजल्ट वैल्यू होगी कि क्रिया प्रतिक्रिया से देखेंगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू के योगफल के बराबर हो जाएगी, अर्थात E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसमें cos थीटा कॉमन है तो E1 प्लस E2। अब इधर एक फॉर्मूला आप जानते हैं, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एनी पॉइंट पे 1/4 K into Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो चूंकि -q से अगर हम देखें ये वैल्यू, इस पे पाइथागोरस लगा लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कार्डी में r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सिमिलरली ये भी वैल्यू आपको शो करेगा। अब इसमें आप फॉर्मूला यूज करिए 1/4 K Q अपॉन ये कार्डी के साथ होल स्क्वायर का ये स्क्वायर कार्डी हटा देगी। सिमिलर यहाँ भी है, यहाँ cos थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, अगर ये cos थीटा यहाँ यूज कराएंगे तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार आपका यल है, कर्ण ये है, तो आधार बटे आपका ये कर्ण हो जाएगा, यल बाई ये हो जाएगा। आइए यहाँ पे ये अगर आप ध्यान से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, x प्लस x 2x, इसको आप जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा 2q 1/4 K into 2q बाई ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, कार्डी स्क्वायर को ऐसे हट चुकी है, cos थीटा की वैल्यू आपकी ये है। अब आप जानते हैं इसके पावर 1 है, कार्डी का अर्थ है उसके पावर 2, गुणा में एक हाथ जुड़ जाता है, 8 कर लेंगे तो 1 और 1/2 जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आप जान रहे हैं P बराबर 2QL, P बराबर 2QL, तो 2QL की जगह हमने P यूज किया, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। अब यहाँ एक कंडीशन शो कराया यदि ऐसा हो R is greater than L, अर्थात L equal to 0, L की वैल्यू यदि आप 0 कर देते हैं तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे मान रखा गया तो ये आ गया 1/4, ये 0 कर लीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, R3 बचेगा, तो 1/4 K into P by R3, ये वैल्यू आपकी निरक्षीय स्थिति में है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव से हम 2 स्थिति की बात किए आज, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अच्छी का आप ध्यान रखिएगा, अक्ष पे होना चाहिए, निरक्षीय का मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। अक्ष पे जो वैल्यू आई थी 1/4 K into 2P by R3 आया था और निरक्षीय में आया था तो 2P की जगह P by R3 आ गया। अब व्यापक स्थिति की बात करें, थर्ड जो मेन स्थिति होती है जो बोर्ड में इंक्लूड होता है क्वेश्चंस, इस पे ज्यादा आप फोकस करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया गया -q और +q आपका, क्योंकि ये भी रोटेट करेगा तो ये अपनी पोजीशन पे आएगा, इस तरह से घुमाव कर लेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए घटक हम निकाल लें इसके कंपोनेंट्स, तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल होगा एक परपेंडिकुलर, एक क्षैतिज हो जी हॉरिजॉन्टल और एक आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका हम घटक, जिसका घटक निकालना वहां से आप लंब गिराएंगे आप पोजीशन पे, तो लंब गिरा देंगे तो ये इसके सामने आपका ये लंब हो जाएगा और ये आपकी कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो आधार पर कर्ण लगाएंगे तो कास लगा दीजिए और लंब निकालना तो साइड लगा दीजिए। तो इस तरह से ये P के 2 घटक मिल गए, P cos थीटा और P sin थीटा। अगर इस पोजीशन में हम निकालना चाह रहे हैं, अगर इस लाइन पे अगर आप बढ़ेंगे तो अच्छी होगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर चलेंगे तो वह निरक्षीय हो जाएगा। तो अच्छी स्थिति में आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात होगी वो P cos थीटा होगी और निरक्षीय स्थिति में P sin थीटा हो जाएगी। अगर इसके जो घटक हम लोग निकाल लें, 2 घटक हो गया P cos थीटा और P sin थीटा, और E1 और E2
1/4 into p by r cube का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा आपका 2 cos थीटा प्लस और यहाँ बच जाएगा sin स्क्वायर है तो इसकी वजह से स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर एक में आप बदलना चाहें तो यहाँ sin स्क्वायर को हम जानते हैं 1 - cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपका ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ गई आपकी ये व्यापक स्थिति में है। व्यापक का मतलब जितनी स्थिति में आप चाहें, चाहे अच्छी हो चाहे अच्छी हो, उन स्थितियों का हम इसके द्वारा गणना कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया है आपको बोर्ड पे, व्यापक की तीव्रता आपने निकाल लिया। अगर अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की अच्छी स्थिति ये है अर्थात थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू जब 0 cos 0 इसका मान 1 होता है, 3 cos 0 का मान 1 हो गया। तो ये वैल्यू जब हल करेंगे तो वही जो पहले अच्छी में आया था वही आएगा 1/4 into 2p by r cube। और जब निरक्षीय स्थिति की बात करें परपेंडिकुलर अर्थात थीटा की वैल्यू अगर आप 90 अंश लें तो अब यहाँ हो जाएगा cos का 90 cos 90 अंश मान 0, cos 90 अंश मान अगर ये 0 कर लेते हैं फिर 0 1 में 0 जोड़िए 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ निरक्षी वाला आ गया p by r cube, कांस्टेंट दोनों में था तो p by r cube आ गया। तो ये जनरल व्यापक जो फॉर्म होता है वह सब कोई चाहे 0 अंश मिले चाहे 30 अंश मिले चाहे 180 चाहे किसी भी एंगल मिले, ये एक ऐसा फॉर्मूला निकाल देता है। चाहे किसी भी स्थिति में आप ज्ञात करना चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो मान निकाल सकते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी निरक्षी व्यापक सब हो गया, उस पर आप कई स्थितियों की बात करें जैसे बेलनी स्थिति में लेते हैं तो यहाँ ये वैल्यू आती है। दूसरी समबाहु त्रिभुज के कोनों पर लेंगे तो ये वैल्यू 0 आती है। इसी तरह वर्ग के कोनों पर लेंगे 0 आएगी और एक समान रूप से आवेशित वलय जब लेंगे तो वहाँ ई की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल से है। तो अब धन्यवाद छात्रों, इसमें भी कोई समस्या आएगी तो क्वेश्चन आप जरूर पूछेंगे।